हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल इंजीनियर्स होम। तो आज की ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम उनका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पर हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सेकेंड यूनिट है डीसी मशीन्स, थर्ड यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और जो लास्ट यूनिट है वो है हमारी 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इन यूनिट्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होती हैं। इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सबसे पहले हम देखेंगे मोटर और जनरेटर क्या होता है। इसके बाद टॉर्क डेवलपमेंट कैसे होता है दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये कैसे इंड्यूस होता है ये देखेंगे हम। इसके बाद एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जनरेटर है तो ये कैसे वर्क करता है, मोटर है तो ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो देखेंगे हम कंपैरिजन ऑफ जनरेटर एंड मोटर। अब हमने मोटर और जनरेटर पढ़ा है तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए तो यहां पर हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। मतलब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सारे बेसिक्स को हम इस यूनिट में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी अगली यूनिट पर, डीसी मशीन्स। तो पहली यूनिट में हम एक टाइप देखेंगे मशीन का, डीसी मशीन। अब उस डीसी मशीन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम सेकंड चैप्टर यानी कि डीसी मशीन्स में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। मतलब कोई भी डीसी मशीन की क्या कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब उसमें कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट की क्या वर्किंग होती है, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। जो डीसी मशीन होती है दो टाइप की होगी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, और दोनों में ही आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर फॉर मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन। मोटर में कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है, जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है ये देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे अपने अगले टॉपिक पर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। हम पढ़ेंगे कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो जो ईएमएफ ये प्रोड्यूस करेगी वो कितना प्रोड्यूस करेगी, ये कैसे निकालेंगे, तो ये ईएमएफ इक्वेशन से निकालेंगे। तो ईएमएफ इक्वेशन हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर के टाइप कितने होते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स रेमेडी। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है डीसी जनरेटर में और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं ये हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद कम्यूटेशन एंड इट मेथड्स टू इंप्रूव कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है और किन प्रोसेस के द्वारा कम्यूटेशन को सुधारा जा सकता है ये हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो हमने देखा यहां पर डीसी जनरेटर कई सारे प्रकार के हैं। डीसी जनरेटर क्या है, कई सारे प्रकार के हैं। हर प्रकार की जनरेटर की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी ना, तभी तो वो अलग अलग प्रकार की हैं। तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस प्रकार की जनरेटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद यहां पर हमारा डीसी जनरेटर का सेक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद पहुंचेंगे हम डीसी मोटर के सेक्शन पर। तो यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि डीसी मोटर होती क्या है और यहां पर बैक ईएमएफ क्या होता है। जैसे जनरेटर में होता है ईएमएफ, वैसे ही मोटर में होता है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है ये देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स क्या होती हैं, मतलब डीसी मोटर कितने टाइप की होती है। जैसे जनरेटर के प्रकार पढ़े वैसे ही पढ़ेंगे डीसी मोटर के प्रकार। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स। अब डीसी मोटर भी कई प्रकार की हैं तो अलग अलग मोटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट और सीरीज मोटर्स। अब एक बात बताइए, डीसी मोटर कई मशीन्स में यूज की जाएगी, ये भी एक मशीन है, तो यहां पर हर जगह क्या एक ही जैसी स्पीड की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, कई बार कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ेगी, कई बार हाई स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, स्पीड कंट्रोल भी करना है। तो स्पीड कंट्रोल की क्या मेथड्स होंगी वो हम यहां पर देखेंगे। कहां पर? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट और सीरीज मोटर में।
ओके। इसके बाद पहुंचेंगे हम स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। अब देखो डीसी मोटर जो होती है ना, इसको स्टार्ट करने की भी एक बढ़िया प्रोसेस होती है। मतलब क्या, छोटी मोटी मोटर्स को तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बड़ी जो मोटर्स होती हैं उनको अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करें तो खराब हो सकती हैं। इसलिए हमको सेफली स्टार्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर्स का यूज करते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो स्टार्टिंग में सहायता करती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टर। अब स्टार्टर के टाइप भी हम यहाँ पर देखेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। जैसे कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं उसमें ब्रेक लगाती हैं, बिल्कुल लगाती हैं। ये ब्रेकिंग कई टाइप से की जा सकती है, मैकेनिकल और भी कई टाइप से की जा सकती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की क्या मेथड्स होती हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे फॉल्ट्स इन डीसी मशीन्स एंड देयर रेमेडीज। मतलब फॉल्ट, सबसे पहले डीसी मशीन में क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं और इनको दूर कैसे किया जा सकता है। अगर मोटर ओवर हीट हो रही हो, अगर मोटर अलग साउंड दिखा रही है तो कैसा हम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि अगर ये फॉल्ट्स होते हैं तो इनको दूर कैसे करना और क्या क्या फॉल्ट्स इसमें हो सकते हैं। इसके बाद पहुंचेंगे हम लॉसेस इन डीसी मशीन्स। देखो कोई भी मशीन है वो कंप्लीट जो इनपुट लेती है उसको आउटपुट में तो देती नहीं है, इसमें लॉसेस भी होते हैं। तो वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं और किस वजह से होते हैं ये हम यहां पर देखेंगे। तो लॉसेस इन डीसी मशीन्स। इसके बाद पहुंचेंगे हम यहां का लास्ट टॉपिक पर, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉसेस बाय स्विनबर्न्स टेस्ट। मतलब डीसी मशीन में जो लॉसेस होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है किसकी सहायता से, स्विनबर्न्स टेस्ट की सहायता से। तो ये स्विनबर्न्स टेस्ट क्या होता है ये हम यहां पर देखेंगे, और यहां पर हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि डीसी मशीन्स खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहां पर समझ लो आप, यहां पर 60% सिलेबस आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम 40% सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है कौन सी, हमारी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अब जब यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा तो फिर हम किस पर पहुंचेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन पर। मतलब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट की क्या वर्किंग होती है, और कंबाइंड इसकी पूरी मशीन की वर्किंग क्या होती है वो हम देखेंगे। ओके, चलिए इसके बाद पहुंचेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फेजर डायग्राम्स इन नो लोड एंड ऑन लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो फेजर डायग्राम्स कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं, यानी इनको वेक्टर डायग्राम्स भी कहते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे। नो लोड कंडीशन में कैसे बनाए जाते हैं, ऑन लोड कंडीशन में कैसे बनाए जाती हैं वो हम यहां पर सीखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर भी एक मशीन है, इसमें भी लॉसेस होंगे। तो लॉसेस कौन कौन से होंगे, किस वजह से होंगे वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोई भी ट्रांसफॉर्मर सही से काम कर रहा है, सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए टीचर आपका टेस्ट लेता था। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम इसकी भी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में दो टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चलो इसके बाद पहुंचेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पहले क्या होता है ये देखेंगे, और इसको कैसे फाइंड किया जाता है ये देखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने बोला इनपुट टोटल तो आउटपुट में मिलता नहीं है, आउटपुट का कितना पार्ट मिलता है, अगर ज्यादा मिलता है तो वो मशीन ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, अगर आउटपुट कम मिलता है तो मशीन कम अच्छे से वर्क कर रही है। तो यही डिसाइड करती है एफिशिएंसी की मशीन अच्छे से काम कर रही है या कम अच्छे से काम कर रही है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। इसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर की ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है, तो वो कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहां पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हम देखेंगे यहाँ पर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसके अलावा ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्मर के, ये सारे टाइप्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब हम लास्ट पहुंचेंगे मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोई भी मशीन है अगर उसका रख रखाव नहीं करोगे जल्दी खराब हो जाएगी ना। तो मेंटेनेंस कैसे किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का, कितने कितने टाइम में करना पड़ता है, कितने टाइप का मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले। इसी के साथ ही हमारा थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाएगी। अब हम पहुंचेंगे लास्ट यूनिट पर, जो कि कौन सी है हमारी, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर जो हमने पढ़ा वो कैसा था, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो सिंगल फेज एसी पर वर्क कर रहा था। अब हम जो ट्रांसफॉर्मर देखेंगे वो कौन सा है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो 3 फेज एसी पर वर्क करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसमें ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से अलग होते हैं, इन पार्ट्स की वर्किंग क्या होती है और इस ट्रांसफॉर्मर की कंबाइंड वर्किंग क्या होती है, ये हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पहुंचेंगे टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे टाइप्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर इतनी बड़ी मशीन है, चलेगी तो हीट तो होगा, तो जब हीट होगी तो उस हीट को निकालेंगे नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी ओवर हीटिंग की वजह से। इसीलिए हमको क्या करना है, इस हीट को बाहर निकालना है, मतलब मशीन को कूल करना है। तो ये कूलिंग की मेथड्स भी जरूरी है, तो ये कूलिंग की मेथड्स भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, इसके बाद पहुंचेंगे हम कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है तो उनको हम पैरेलल ऑपरेशन के द्वारा यूज करते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन ऐसा नहीं 2 ट्रांसफॉर्मर लाए उनको कनेक्ट कर दिया और काम करने लगे, नहीं। पैरेलल ऑपरेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद पहुंचेंगे हम डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। जब ये समझ लेंगे इसके बाद इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी हम यहाँ पर अच्छे समझेंगे। क्लियर है, चलो इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। किसी भी ट्रांसफॉर्मर को कैसे रेट किया जाता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये सारा देखने के बाद यहाँ पर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। यहां पर हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स की एक एक करके हम वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, आप लोग रेगुलरली देखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम जो लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसके नोट्स भी आपको वहां पर दिए जाएंगे। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।